नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और उनमें कुछ विशेषताओं को हम जान चुके हैं। उसके बाद में जो हमारी अगली विशेषता आती है वो कौन सी है, देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार हमने देख लिए हैं। इनको शॉर्ट में बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी के नाम से इनको शॉर्ट में जाना जाता है। तो देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान में कहाँ से ग्रहण किए गए। हमारा पहला सवाल यही बन जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे कि इनको आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, कहाँ से ग्रहण किए हमने? आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। दूसरी बात आती है कि भारतीय संविधान में जो इनका प्रावधान किया गया है वो कहाँ किया गया है। तो देखिए, ये अभी तक एक क्रम के रूप में चल रहा है। क्रम कैसे कि जैसे भाग 2 में हमने किस चीज़ की बात की थी? नागरिकता की बात की थी। और भाग 2 में नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से और 11 के बीच में किया गया है, जबकि भाग 3 में हमारे मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दे रखे हैं। और भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। कौन से भाग में? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। और कौन से अनुच्छेद में इनको रखा गया? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखिए, ये हम एक विशेषता के रूप में पढ़ रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार से भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो देखिए, विशेषता इसलिए है कि जो डीपीएसपी हैं हमारे, इन डीपीएसपी में हमारे 3 दर्शन दिखाई देते हैं। वो 3 दर्शन कैसे, कौन कौन से दिखाई देते हैं कि जितने भी समाजवादी लक्षण हमारे देश में शामिल हैं, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद के जितने भी लक्षण हैं वो किस में हैं? हमारे डीपीएसपी में हैं। यानी कि समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी, ये तीनों विचारधाराएं किस में दिखाई देती हैं? डीपीएसपी में देती हैं, नीति निर्देशक तत्वों में देती हैं। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कौन सा काम कर रहे हैं? यानी कि कहते हैं कि डीपीएसपी भारतीय संविधान के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। किसको बढ़ावा देते हैं? ये सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों का काम क्या हो गया? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। और इनके अगर उद्देश्य की बात की जाए कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ कह सकते हैं कि डीपीएसपी एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना? क्यों जोड़े गए? यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जोड़ने के पीछे जो कारण रहे हैं वो कारण क्या थे आपके? कि हमने कुछ उद्देश्य बनाए। उद्देश्य क्या था हमारा? कि हमें एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है जिसमें सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाना है। और जब सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, इसी से क्या होगी? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। क्या होगी? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो बताना कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जब यह पूछा जाए कि इनका कार्य क्या है, कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से? पहला सवाल तो ये बन जाएगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है ये कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, या नीति निर्देशक तत्वों की विचारधारा हमने कहाँ से प्राप्त की है? तो कह सकते हैं आयरलैंड के संविधान से। दूसरा सवाल बनेगा कि नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन सी विचारधाराएं हमें दिखाई देती हैं? तो आप बेझिझक कहना कि इसमें समाजवादी लक्षणों को भी शामिल किया गया है, उदारवादी लक्षणों को भी शामिल किया गया है और गांधीवादी लक्षणों को भी शामिल किया गया है। अगला जो सवाल बनेगा वो
वो क्या बनेगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कौन से भाग में जोड़ा गया है। तो किस भाग में जोड़ा गया है, भाग 4 में जोड़ा गया है। और अगर अनुच्छेदों की चर्चा की जाए कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद आपके कौन से होंगे, तो अनुच्छेद 36 से 51 होंगे। ठीक है, कई बार यहीं से सवाल पूछ लेगा कि बताइए इनका प्रावधान किस भाग में है, कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित हैं, तो ये चर्चा आपकी यहाँ हो जाएगी। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इनकी विशेषताओं की, वो क्या है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या करते हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, जिसके माध्यम से सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अब देखो कि अगला जो हमारा इसी में पॉइंट आएगा वो क्या आएगा कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, नकारात्मक प्रकृति के हैं कि सकारात्मक प्रकृति के हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान रखना, ये किस प्रकृति के हैं, सकारात्मक प्रकृति के। सकारात्मक प्रकृति के क्यों हैं, क्योंकि इनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, अपनी योजनाओं में इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा। यानी कि जो प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में किए गए हैं, राज्य अपनी जो योजनाएं बनाएगा भविष्य में वो क्या करेगा, इन तत्वों को ध्यान में रख करके करेगा। यानी कि कह सकते हैं कि राज्य, अब जरूरी नहीं है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये क्या हैं, बाध्यकारी हो, ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, बल्कि ये राज्य का नैतिक कर्तव्य है कि वह अपनी योजनाओं में, अपने कानूनों में क्या करे, इन चीज़ों का भी ध्यान रखे, जिससे देश क्या किया जा सकता है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। जबकि अगर हम मूल अधिकारों की बात करते हैं कि मूल अधिकारों की जो प्रकृति थी वो कैसी थी, नकारात्मक प्रकृति की है। वो क्यों है नकारात्मक प्रकृति के, क्योंकि मूल अधिकार राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, या अगर वो कोई ऐसा कार्य करते हैं जो मूल अधिकारों के उल्लंघन में है, तो अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो कहाँ जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। क्यों, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, संवैधानिक शक्ति के माध्यम से, या कह सकते हैं अपनी न्यायिक शक्ति के माध्यम से राज्य को ऐसा करने से रोक सकता है। दूसरी चीज, मूल अधिकारों में व्यक्ति को खुद एक अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार क्या कर सकता है, उसका प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। जबकि ये सकारात्मक प्रकृति के क्यों हुए, क्योंकि राज्य को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा किस लिए दे रहे हैं कि वो अपनी योजनाओं में क्या कर सके, इन तत्वों को ध्यान में रखे, जिससे क्या हो, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि क्या राज्य इनको लागू कर सकता है। तो पहली चीज याद रखना कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब है कि ये बाध्यकारी नहीं है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई साहब सरकार ने इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं किया है और वो न्यायालय चला जाए, तो क्या उसका न्यायालय जाना उचित होगा, नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है, ये प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या है कि राज्य के पास जितने भी संसाधन होंगे उन संसाधनों के आधार पर वो इनको शामिल कर सकता है अपनी योजनाओं के अंतर्गत, और कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकता, अर्थात इनको लागू नहीं करवा सकता। जबकि जो आपके मूल अधिकार हैं वो नकारात्मक प्रकृति के हैं। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं, अर्थात उनको लागू करवाया जा सकता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि देश की जिम्मेदारी क्या है, बस इतनी सी है। इनके अंतर्गत ये लिखा गया है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को क्या करे, अपनाए। तो यहाँ नोट कर लेना इस चीज को कि देश की या राज्य की यह जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है, यह जिम्मेदारी बनती है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे। ठीक है, क्या करे, इन सिद्धांतों को अपनाए या इनका पालन करे। ठीक है, इसलिए ये कहा जाता है कि देश की जिम्मेदारी है इन सिद्धांतों को अपनाने की, इसलिए राज्य इन्हें लागू कर सकता है, या कह सकते हैं कि इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। क्या है, नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी, किसकी, राज्य की।
दूसरी चीज कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है ये, कि राज्य की अगर इच्छा है तो वो इन सिद्धांतों को अपने कानूनों में, अपनी योजनाओं में लागू कर सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं कि सभी लोगों को आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाया जाएगा, सभी लोगों को राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाया जाएगा, सभी लोगों को सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाया जाएगा, तो इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए राज्य क्या करता है, अपने कानूनों में इनकी व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे नीति निर्देशक तत्व, जो हमारी संविधान की एक बहुत ही मौलिक विशेषता है। अब इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट आता है विशेषताओं का, वो क्या है, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो मूल कर्तव्य क्या है, ये अगर व्यक्तियों को यानी कि नागरिकों को अगर मूल अधिकार दिए गए हैं तो उनसे राज्य अपेक्षा करता है कि वह भी कुछ, उसके भी कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटियां हैं जिनका वह अपनी ईमानदारी से पालन करे। तो यहाँ इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो क्या आएगी कि जो मूल कर्तव्य थे ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में इनका प्रावधान कहीं भी नहीं था। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। क्या बन जाएगा, मूल कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि इन मूल अधिकारों से संबंधित जो समिति बनाई गई थी 1975 में, वो कौन सी समिति बनी थी, तो देखिए एक व्यक्ति थे सरदार स्वर्ण सिंह, और उनके नाम पर ही इस समिति का नाम रखा गया जिसे कहा जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, 1975 में ये कमेटी गठित की थी। फिर 1976 में क्या किया, कांग्रेस सरकार ने एक संविधान संशोधन किया और उस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को किसमें शामिल किया, मूल संविधान में शामिल किया। तो देखिए इसकी सिफारिश पर कब, 1976 के, या कह सकते हैं सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन, या एक एक पॉइंट आपका उपयोगी है, संविधान संशोधन 1976 के आधार पर किसमें शामिल किया, संविधान में शामिल किया। और इनका प्रावधान कहाँ पर किया गया, अगर इनके प्रावधान की बात आती है कि मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये कहाँ किया गया, तो देखिए संविधान में एक भाग जोड़ा गया जिसे भाग 4 का नाम दिया गया। किसका, भाग 4 क। और आर्टिकल की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 क में वर्तमान में कितने मूल अधिकार, वो मूल कर्तव्य हैं आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। लेकिन जिस समय ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय इनकी संख्या कितनी थी, 10 मूल कर्तव्य थे, यानी कि इनकी संख्या कितनी थी, 10 मूल कर्तव्य। क्या है, जैसे अगर राज्य किसी को मूल अधिकार देता है तो उससे ये भी अपेक्षा रखता है, ये भी उम्मीद करता है कि वह नागरिक देश के राष्ट्रीय ध्वज का, संविधान का क्या करेगा, सम्मान करेगा, वन्य जीवों का रक्षण करेगा, ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखेगा। या कहते हैं कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, जितनी भी विश्व धरोहर सूची में जो भी हमारे धरोहर स्थल शामिल हैं, उनकी भी क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो इस प्रकार राज्य ने क्या किया, उनसे कुछ उम्मीदें की, इसीलिए इनको संविधान में जोड़ा गया। तो जिस समय इनको जोड़ा गया उस समय कितने मूल कर्तव्य थे, 10 थे। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 मूल कर्तव्य हैं। तो जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो ऐसे तो जुड़ा नहीं होगा, अर्थात कोई ना कोई संविधान संशोधन हुआ होगा। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के माध्यम से, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। क्या किया गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये जो 11वां मूल कर्तव्य था ये क्या था,
यानी कि इसमें कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन बच्चों की शिक्षा का जो कर्तव्य है वो उसके अभिभावकों का या उसके संरक्षकों का या उसके माता पिता का होगा। अर्थात ये कहा गया कि अभिभावक, माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की, किसकी, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। किसके? शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कि 11वां जो मूल कर्तव्य था वो क्या था कि सभी अभिभावकों का, माता पिताओं का, या जिसके माता पिता नहीं है या जिसके संरक्षण में वो बच्चा पल रहा है, यानी कि कितने आयु वर्ग के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेगा, शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये किसका कर्तव्य बना दिया गया? ये माता पिताओं का, अभिभावकों का, संरक्षकों का क्या बना दिया? कर्तव्य बना दिया कि अब उनका ये कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान करें या उनको शिक्षा उपलब्ध करवाएं। देखिए, जो शिक्षा वाला मामला है ये क्या है कि एक तो ये मूल कर्तव्य भी है, मूल अधिकार भी है और ये नीति निर्देशक तत्व भी है। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में क्या है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की जो भी आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का क्या करे, प्रावधान करे। तो ये तो किसका कर्तव्य हो गया? राज्य का कर्तव्य हो गया। मूल कर्तव्यों में किसका कर्तव्य हो गया? अभिभावक, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य हो गया। लेकिन इसी को मूल अधिकार की श्रेणी में भी जोड़ा गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कि शिक्षा का जो अधिकार है ये क्या होगा? मूल अधिकार होगा। मूल अधिकार का मतलब है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो राज्य हो। अगर उसके साथ ऐसा किया जाता है तो वह न्यायालय जा सकता है और अपने अधिकार की मांग कर सकता है। ठीक है, तो ये अंतर समझ गए। मूल अधिकारों में उसका मूल जन्मसिद्ध अधिकार है शिक्षा पाना, क्योंकि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या है, शिक्षा, एजुकेशन बहुत ही अनिवार्य अंग है। अगला जो पॉइंट आ जाएगा इसमें ये आ जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो क्या माना जाएगा? उसके ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं किया जाएगा या उसको परेशान नहीं किया जाएगा। तो कह सकते हैं या ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इनका पालन नहीं करता है तो इनके प्रवर्तन के रूप में या इनको लागू करवाने के रूप में कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। इसीलिए ये प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तन का मतलब होता है लागू करवाना। ठीक है, ये प्रवर्तनीय नहीं है। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई कि मूल अधिकार देख लिए हमने और क्या क्या देखा था, मूल कर्तव्य देख लिए और नीति निर्देशक तत्व समझ लिए। तो ये जो कुछ विशेषताएं हैं ये क्या हैं? संविधान की अपनी विशेषताएं जो इसको अन्य देशों के संविधान से एक विशिष्ट पहचान दिलाती हैं। यहाँ हमें 1-2 पॉइंट और ये ऐड करने हैं कि जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी तो सरदार स्वर्ण सिंह ने संविधान में केवल 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सिफारिश की थी। कितने मूल कर्तव्य? 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कितने मूल कर्तव्य शामिल किए? 10 मूल कर्तव्य शामिल किए। लेकिन अब ये सवाल पूछा जाए कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11वीं है। तो 10 किए थे तो 11वां कब जोड़ा गया? तो इसको याद रखना कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि जो मूल कर्तव्य की जो अवधारणा है ये हमने किस देश के संविधान से स्वीकार की है? तो देखिए दोस्तों, इनको सोवियत संघ यानी कि
जो आज का रूस है, इसको 1991 से पहले किस नाम से जाना जाता था? सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो इनकी जो अवधारणा है हमने अपने संविधान में कहाँ से स्वीकार की है? सोवियत संघ से स्वीकार की है। अगर अब मूल अधिकारों से, मूल कर्तव्यों से संबंधित आपका कोई भी सवाल आ जाए तो यहाँ से गलत नहीं होगा। बहुत अच्छे से इन विशेषताओं को समझिए और इनके बारे में डिटेल स्टडी हम जब ये टॉपिक आएगा तो बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा इनको समझने में। क्यों? क्योंकि अभी आपकी क्या कंप्लीट हो चुकी है, आपका आधार, आपका बेस, आपकी नींव यहाँ तैयार हो चुकी है विशेषताओं में। देखिए, संविधान की विशेषता जिस व्यक्ति ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है उसे संविधान समझने में कोई दिक्कत आगे आने वाली नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन विशेषताओं को नोट्स बना के समझ के, अगर फिर भी आपकी कोई परेशानी रह जाती है, कोई प्रॉब्लम रह जाती है या कहीं पर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक अपना मान करके जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, जिसको 24 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाएगा, सुधार किया जाएगा उसके अंदर कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, और उसकी पूरी डिटेल जो कॉपी है वो आपको उसमें भेजी जाएगी। जो अब अगली जो हमारी विशेषता आ रही है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए कितनी विशेषताएं होगी अपनी? 11 विशेषताएं होगी। तो जो अब आपकी आने वाली विशेषता है वो है आपकी आपातकालीन उपबंध। इनकी संविधान में आपातकालीन उपबंधों को हमने शामिल किया है, प्रावधानों को शामिल किया है। तो ये भी क्या है? एक अपनी विशेषता है जो क्या करता है? देश की संप्रभुता की, एकता की और अखंडता की रक्षा करता है। या ये कह सकते हैं कि आपातकालीन प्रावधानों को संविधान में जोड़ने के पीछे संविधान सभा का क्या उद्देश्य रहा था। तो बहुत विचार विमर्श करने के बाद में संविधान निर्माता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभी देश में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो इसने बहुत दंश झेले थे। इसका विभाजन हुआ तो संप्रदायवाद के आधार पर या सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन हुआ था, जिससे हिंदू और मुस्लिम लोगों में क्या आ गई थी? अलगाव की स्थिति आ गई थी। और जब माउंटबेटन ने अपनी योजना पेश की थी तो अपनी योजना में उन्होंने ये भी कहा था, या उनसे पहले ये कह सकते हैं कि जब कैबिनेट मिशन आया था तो कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव में एक बात कही थी कि अगर जो देशी रियासतें हैं चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकती हैं और चाहे तो हिंदुस्तान के साथ शामिल हो सकती हैं, और उनके लिए एक तीसरा ऑप्शन खुला छोड़ दिया कि अगर वो चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। अब देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई? अपने एकता की, अखंडता की बात आ गई। अगर देखिए उस समय लगभग कितनी देशी रियासतें थीं? 565 के आसपास देशी रियासतें थीं। अगर ये 565 देशी रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व बना लेती तो आज भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है या इसका जो मैप है वो आज की तरह नहीं होता, बहुत छोटे छोटे खंडों में ये विभाजित हो चुका होता। तो उस समय जो भारत बनता वो क्या बनता? यानी कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, गवर्नर क्षेत्र थे, वहाँ पर केवल भारत बनता, भारतीय संघ बनता। लेकिन बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेहनत ने क्या किया? इन 560 से 65 रियासतों को लगभग 2 महीने में भारतीय संघ में शामिल करने के लिए मंजूर किया था। तो उस समय संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि अगर भविष्य में ऐसी कोई समस्या आ गई कि कोई रियासत, कोई राज्य या कोई समस्या ऐसी हो जाए कि युद्ध हो जाए या आंतरिक अशांति आ जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इन सब के आधार पर अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए कैसे प्रावधान संविधान में जोड़े जाने चाहिए? तो उसके लिए क्या जोड़ा गया? आपातकालीन उपबंधों को संविधान में शामिल किया गया। तो इनका जो उद्देश्य था वो क्या था? इनके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपातकालीन उपबंधों का उद्देश्य था कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना। ठीक है।
ठीक है, जो संविधान में देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती प्रदान करता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसकी जो शक्तियां हैं, यानी कि जब आपातकाल लगेगा तब उस समय या आपातकाल लागू करने की शक्तियां किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास, या ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और इनका जो प्रावधान है दोस्तों, इनके प्रावधान की भी बात कर लेते हैं यहीं पर कि इनका प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है। तो इनका प्रावधान भाग 18 में किया गया है। किस भाग में? भाग 18 में। अगर अनुच्छेद पूछे जाए तो अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य में इनको संविधान में शामिल किया गया है। अब ये देख लेते हैं कि आपातकाल कितने प्रकार का होता है। देखिए, आपातकाल अपना 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है आपका राज्य में आपातकाल, और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपातकालों की चर्चा किसमें की गई है? हमारे संविधान में की गई है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये लगता है आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 352। राज्य में आपातकाल 2 आर्टिकल्स के अंतर्गत लगता है, यानी कि जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तब 356 के आधार पर, और जब कोई राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने से इनकार कर देता है तब वहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगेगा या राज्य में जो आपातकाल लगेगा वो 365 के आधार पर। ठीक है, तो देखिए जो अनुच्छेद 356 है वो क्या कह रहा है कि जब किसी राज्य में क्या हो जाए? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। ठीक है, तंत्र की विफलता पर, या कहते हैं, ये कह सकते हैं कि अगर कोई राज्य संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर शासन नहीं करता है तब वहाँ अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगा दिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और एक आपका आर्टिकल आता है इसी के अंतर्गत 365, और अनुच्छेद 365 क्या कहता है कि जब कोई राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने से इनकार कर देता है तो वहाँ पर केंद्र क्या करेगा? राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 365 के अंतर्गत, कि जब कोई राज्य केंद्र के निर्देशों को, केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल हो जाता है तो वहाँ क्या किया जाएगा? राज्य में आपातकाल घोषित किया जाएगा। और राज्य में जो आपातकाल है इसको राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है, कि राष्ट्रपति शासन किन आधारों पर लगाया जाएगा। तो ये 2 आधार हैं आपके सामने। ठीक है, और इन्हीं 2 आधारों पर क्या किया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला जो हमारा आर्टिकल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल कब लगता है? अनुच्छेद 360 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 360 के द्वारा। कब लगेगा? जब भारत में वित्तीय स्थिरता संकट में होती है या वित्तीय साख संकट में होती है। कब लगेगा ये? वित्तीय स्थिरता संकट में हो। बस यहाँ एक पॉइंट याद रखना कि यह अभी तक भारत में नहीं लागू किया गया या लगा नहीं है, अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपातकाल है इसमें वो क्या है? हमारा आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352, और इसके तहत क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल वर्तमान, अगर अनुच्छेद 352 की हम भाषा की बात करते हैं कि अनुच्छेद 352 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर युद्ध, बाह्य आक्रमण
और सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो इसके आधार पर क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। देखिए, युद्ध, वायाक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीन शब्दों को याद रखना कि अगर ये तीन शब्दों के आधार पर देश में क्या की गई है, आपातकाल की घोषणा की गई है, तो वो आपातकाल कैसा माना जाएगा, आपका राष्ट्रीय आपातकाल माना जाएगा। याद, यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सशस्त्र विद्रोह है, ये वाला जो शब्द है, ये मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसकी जगह पर क्या शामिल था, आंतरिक अशांति शब्द शामिल था। यानी कि 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून को जो आपातकाल की घोषणा की थी, वो किसके आधार पर की थी, आंतरिक अशांति के आधार पर की थी। और उस आपातकाल के दौरान बहुत दिग्गज नेताओं को, मोरारजी देसाई, अडवाणी, बहुत अच्छे अच्छे नेताओं को क्या कर दिया गया था, ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने लगभग अपने आधे मंत्रिमंडल को इसका विरोध करने पर जेल में भेज दिया था। तो इंदिरा गांधी की तानाशाही इस जगह पर बढ़ गई थी कि उनको एक मौका मिल गया कि देश में आंतरिक अशांति फैल गई है, यानी कि जेपी जैसे महान लोक नायक को क्या कर दिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया एक आंदोलन चलाने पर, जिसे जेपी आंदोलन कहा जाता है। तो सिर्फ किस बात पर कि उस समय संविधान में आर्टिकल 352 में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, क्या शब्द था आपका, आंतरिक अशांति। तो इंदिरा गांधी को मौका मिल गया और इन्होंने ये कहा कि देश में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई है और उस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, और इससे पहले भी भारत में बाह्य आक्रमण के आधार पर या बाहरी आपातकाल लगा हुआ था, अब उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी घोषित कर दी। 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हुआ था, आपने नाम सुना होगा कि जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई और बांग्लादेश की स्थापना की, उस समय उसके साथ युद्ध चला, तो उसके आधार पर पहले से इमरजेंसी लगी थी और फिर 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। फिर बाद में मोरारजी देसाई की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में। तो जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान कुछ वादे किए थे जनता से कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो जो चीज़ें संविधान में जोड़ी गई हैं उनको क्या किया जाएगा, निरस्त किया जाएगा, अर्थात संविधान संशोधन किया जाएगा। तो बाद में फिर क्या हुआ, 1978 में 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और उसके स्थान पर क्या जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। यहाँ एक बात आपको ये याद रखनी है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, तो हमारा एक अनुच्छेद है 358, और 358 की जो भाषा है वो ये कहती है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तो हमारे अनुच्छेद 19 का स्वयं क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है। जबकि अनुच्छेद 359 ये कहता है कि राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है, किसके दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है तो जो देश की सत्ता है ये किसके पास चली जाती है, राज्यों के पास या केंद्र के पास। तो उस समय पूरे देश की जो बागडोर है वो किसके हाथों में चली जाती है, केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है और केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए आपातकालीन प्रावधानों के आधार पर जो केंद्र है वो शक्तिशाली बन जाता है और केंद्र के शक्तिशाली होने का यहाँ अर्थ हो गया कि आपातकालीन प्रावधान उसको एकात्मकता की ओर ले जाते हैं। ठीक, अब एक पॉइंट हमारा और बचता है इसके अंतर्गत, क्या कि जो त्रिस्तरीय सरकार है वो भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की त्रिस्तरीय सरकार विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। चलिए, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। अगली विशेषता आपकी क्या आती है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली।
या विकेंद्रीकृत शासन, क्या कहा जाता है इसको, त्रिस्तरीय शासन या विकेंद्रीकृत शासन कहा जाता है। ठीक है, देखिए इस प्रणाली को संविधान में क्यों शामिल किया गया, क्योंकि गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करना था और शासन में ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सहभागिता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को संविधान में शामिल किया गया। तो ये कह सकते हैं कि मूल संविधान में हमारी कितने प्रकार की शासन प्रणाली थी, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य के स्तर पर राज्य सरकार। बाद में क्या हुआ कि इनको जोड़ा कब गया, तो पहले इनका एक बार इतिहास हम जान लेते हैं कि त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का इतिहास क्या रहा है भारत के अंदर में। देखिए 1957 में एक समिति गठित की गई थी जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं। कब गठित की गई, 1957 में। और इससे कहा गया कि विकेंद्रीकृत शासन के बारे में आप अपनी सिफारिश पेश कीजिए। तो 1958 में इसने क्या किया, अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को दी, या बोल सकते हैं कि अपनी रिपोर्ट पेश की। और रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा कि देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था को क्या कर लिया जाना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। और इसी आधार पर आगे चल के कब, 2 अक्टूबर 1959 को, कहाँ, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। यानी कि 2 अक्टूबर को तो आपकी राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की गई और उसके अगले ही दिन कब, 3 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना की गई, या कह सकते हैं कि स्थानीय सुशासन की स्थापना की गई। तो 2 अक्टूबर की अगर डेट आ जाए तो राजस्थान के नागौर में, और 3 अक्टूबर को आपके आंध्र प्रदेश में, उसके जस्ट अगले ही दिन। ठीक है, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और बाद में सिफारिश आई कि त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को, या कह सकते हैं कि विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। संविधान में इसके लिए प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता की शासन में क्या हो, भागीदारी हो। और इसके लिए क्या किया गया, 1992 में 2 संशोधन किए गए। कौन कौन से, एक तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 और दूसरा था आपका 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। ठीक है, तो इन संविधान संशोधन के माध्यम से, या 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किसको, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके अंतर्गत नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अब एक बात आती है कि जो 74वां संविधान संशोधन था, या कहते हैं कि जो 11वीं अनुसूची थी, इसके अंतर्गत कौन सा भाग जोड़ा गया संविधान में, ये तो भाग 9 के अंतर्गत हो गई, लेकिन 12वीं अनुसूची के अंतर्गत भाग 9 का जोड़ा गया था जिसके द्वारा नगरीय निकायों को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो एक बार देख भी लेते हैं, इसका एक ट्रायंगल बनेगा आपका इस तरीके का, और त्रिस्तरीय शासन प्रणाली कैसे हो जाएगी, ऐसे। यानी कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज और नगरीय निकाय। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्या हो गई, एक त्रिस्तरीय शासन प्रणाली या विकेंद्रीकृत शासन की स्थापना भारत में किसके माध्यम से हुई, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो ये कहते हैं कि विश्व के जितने भी देश हैं वहाँ पर किसी में एक स्तरीय शासन प्रणाली है, किसी में 2 स्तरीय शासन प्रणाली है, लेकिन भारत का जो संविधान है या जो भारत की जो राज्य व्यवस्था है, सिर्फ एक भारत ही विश्व में अकेला देश है जहाँ पर त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली या विकेंद्रीकृत शासन की व्यवस्था भारत में। अब हमारी एक अलग से विशेषता बचती है क्या, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। तो इन दोनों को हम साथ में लेकर के चर्चा करेंगे। पंथ निरपेक्षता व समाजवाद। पहले तो इनको ये ध्यान रखिए कि ये जो शब्द हैं आपके, ये किस में दिए गए हैं, ये हमारी प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। और इनको कब शामिल किया गया था, इनको शामिल किया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। (1976) के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे अपने, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, और इनको प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो देखिए जो हमारा पंथ निरपेक्षता है, तो पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, एक तो इसकी बात कर लेते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि ऐसा देश जिसका अपना कोई राजकीय धर्म न हो और ना ही किसी भी नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता हो, वह देश कैसा দেশ होगा, पंथ निरपेक्ष होगा या धर्मनिरपेक्ष देश होगा। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि जहां राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता और वह किसी भी नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करता। ठीक है, पंथ निरपेक्षता, इसी को क्या कहा जाता है, धर्म निरपेक्षता कहा जाता है, सेक्युलरिज्म। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि देश का अपना तो कोई धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों को बराबर निगाह से देखता है और सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ये जो अधिकार हैं ये संविधान के कौन कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, तो एक बार देख लेना। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, अर्थात चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वह विधि के समान क्या होगा, विधि की नज़र में क्या होगा, समान होगा। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसके आधार पर, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो वो कानूनन अपराध माना जाएगा। और आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, चाहे किसी भी व्यक्ति का धर्म कुछ भी हो, उसको समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है, ये इसको और भी संवैधानिक बना देता है और भी जीवंत बनाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये किस आर्टिकल में दिया गया है, अनुच्छेद 25 से 28 में। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 25 से 28 में। इसके अलावा जो पंथ निरपेक्षता से संबंधित जो हमारे आर्टिकल हैं, एक है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि
जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा और अपनी लिपि को बनाए रख सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा अनुच्छेद 30 है वो ये कहता है कि धर्म व भाषा के आधार पर अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार किसको होगा, अल्पसंख्यक समुदायों को होगा या धार्मिक समुदायों को होगा। तो वो चाहें तो अनुच्छेद 30 के तहत क्या कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। किसकी, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान किसके आधार पर, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा और ना ही कोई व्यक्ति इन आधारों पर शामिल होने के लिए कह सकता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी व्यक्ति को धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, मूलवंश के आधार पर निर्वाचक नामावली का मतलब है कि मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पंथ निरपेक्षता। और जो एक शब्द आता है हमारा, क्या आता है, समाजवादी। तो यहां समाजवादी का मतलब क्या होता है, इसको भी एक बार अच्छे से समझ लें कि समाजवाद का मतलब क्या है। देखिए, समाजवाद का मतलब होता है कि देश में जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों तक सभी नागरिकों की बराबर पहुंच हो, या समाज में सभी वर्गों की जो देश के संसाधन हैं उन तक बराबर पहुंच होगी, वही क्या कहलाता है, आपका समाजवाद कहलाता है। और इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो हमारा समाजवाद है, भारतीय समाजवाद है, वो कैसा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद। और इस समाजवाद में जो मिश्रण है वो किसका है, मार्क्सवाद का और गांधीवाद का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, मार्क्सवाद व गांधीवाद का मिश्रण है, जो अर्थव्यवस्था को कैसी अर्थव्यवस्था बनाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाता है। अर्थात इसमें राज्य का भी नियंत्रण है और निजी लोगों की भी इसमें भूमिका है। ठीक है, यानी कि रूस की तरह नहीं है कि वहाँ केवल साम्यवाद चलता है और वहाँ उत्पादन के समस्त साधनों पर किसका अधिकार होता है, राज्य का अधिकार होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्य और निजी संस्थाएं मिलकर के क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। कीमत क्या होगी, प्रोडक्शन क्या किया जाएगा, इन सब का निर्धारण दोनों मिलकर के करते हैं। इसीलिए जो भारतीय लोकतंत्र है वो कैसा लोकतंत्र, वो समाजवाद है, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो झुकाव है वो किसकी तरफ है, गांधीवाद की तरफ है। किसकी तरफ, गांधीवाद। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लक्षण इसके अंतर्गत किसके दिखाई देंगे, गांधीवाद के दिखाई देंगे। तो ये थी हमारी संविधान की विशेषताएं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा संविधान की प्रस्तावना। तब तक आप इन विशेषताओं को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर उसके बाद में भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट रखिए, जिसका समाधान 24 घंटे के दौरान किया जाएगा। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।